हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का ये 14th लेक्चर है। क्योंकि हम यहाँ महेश वड़ाल सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है, और यह हमारा इंडियन इकोनॉमी का महेश वड़ाल सर की पुस्तक से अंतिम लेक्चर है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इकोनॉमी अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके विविध क्वेश्चन तो अति महत्वपूर्ण होते हैं। यदि वो एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होता है जब उत्पादन स्थिर हो? तो 0 होता है। जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन 0 होता है। फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? दीपक पारेख समिति का गठन किस लिए किया गया था? दीपक पारेख समिति का गठन अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय समझाने के उद्देश्य से किया गया था। दीपक पारेख समिति का गठन अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु, अर्थात जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए और उन जो विकसित हैं उनके लिए किस तरीके से वित्तीयन किया जाए, इसके उपाय सुझाने के लिए दीपक पारेख समिति का गठन किया गया था। आगे यहाँ पे एक नोट है कि ISO 14001 एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान की जाती है। ये एक मानक है। आगे है, असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत A.O. हर्समैन ने की थी। A.O. हर्समैन ने असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत की थी। आगे है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? कंपटीशन कमीशन, जो इंडियन कंपटीशन कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? ये करंट का क्वेश्चन है। देवेंद्र कुमार सीकरी। तो आप देख लीजिएगा कि क्योंकि बदलते रहते हैं, तो आप देखिएगा कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 2023 में। जब भी आप क्वेश्चन देखें तो इस आयोग के अध्यक्ष को भी चेकआउट कर लें। आगे है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO प्रकाशित करता है। आगे है, गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? गाडगिल मुखर्जी सूत्र अधिकतम भार जनसंख्या को दिया गया है। उन्होंने जो गाडगिल थे उन्होंने गाडगिल मुखर्जी सूत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने सबसे अधिक भार जनसंख्या को दिया है। आगे है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, अर्थात उसमें मापक क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं? अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोजन, शिशु मृत्यु दर को हम भुखमरी जब भी मापते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं या इन पॉइंट को आधार के रूप में लेते हैं। आगे है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? रघुराम राजन जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वो रघुराम राजन समिति गठित की गई थी। वो समिति किससे संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, इकोनॉमिक सेक्टर में सुधार से संबंधित है रघुराम राजन समिति। आगे है, व्यय प्रबंधन आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष विमल जालान थे। ये फैक्ट याद रखिएगा कि विमल जालान व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। आगे है, राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो यह खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उनके विकास से संबंधित है। जो राज्य या राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड है और राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से खेती योग्य भूमि की पहचान करता है और उसके विकास के लिए कार्य करता है। आगे यहाँ एक नोट है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था।
तो याद रखिएगा 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और उसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर थे, जो कि एक न्यायाधीश थे। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? द इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द इंडियन ब्लूप्रिंट, यह चरण सिंह के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी है? चरण सिंह की। आगे है, मराकेश संधि किससे संबंधित है? मराकेश संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। मराकेश संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। आगे है, नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? नेट मीटरिंग परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से संबंधित है। नेट मीटरिंग परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन और उसके उपयोग से संबंधित है। आगे है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, सेम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? सेम फैक्स योजना राजस्थान वित्त निगम के द्वारा लागू की गई थी। सेम फैक्स योजना राजस्थान वित्त निगम के द्वारा लागू की गई थी। आगे है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? जो देश पिछड़े की श्रेणी में आते हैं उनके लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार मर्डल ने दिया था। गुरनार मिर्डल ने रोलिंग प्लान की सुझाव दिया था कि रोलिंग प्लान जो पिछड़े देश हैं उनके लिए सुटेबल है या अच्छा है। आगे है, व्यवसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत ट्रस्ट प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवसायिक संपत्तियों के न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। आगे है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। आगे है, ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? ई चौपाल नामक एक ग्रामीण वितरण तंत्र चलता है, वह आईटीसी के द्वारा शुरू किया गया था। आईटीसी क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के द्वारा ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र शुरू किया गया था। आगे है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। आगे है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे है, आर्थिक विकास सामान्यतः किसके साथ युग्मित होता है? आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति के साथ युग्मित होता है। स्फीति कम है या अधिक है तो आर्थिक विकास उसी के अनुसार चलते हैं। आगे है, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास हैं या मिन्हाज। बीएस मिन्हाज के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक लिखी गई। आगे है, राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी जुलाई 1982 में स्थापित की गई थी। यहाँ पे आगे एक नोट है कि वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने को प्रारंभ किया। तो वैसे तो 1901 से नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1968 से शुरू किया गया स्वीडन में। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को जे
टिनबरिन, सॉरी ये नाम थोड़ा टफ है, कि सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमत या शैडो प्राइस की अवधारणा को जे टिनबर्गिन, जे जिसे हम जैन टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। शैडो प्राइस जो कि सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनके लिए टिनबर्गिन ने इसकी अवधारणा दी थी। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया, क्योंकि नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1968 से कहा गया कि दिया जाएगा, और 1969 में पहली बार जे टिनबर्गिन को दिया गया। आगे है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में वर्ष 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने कही थी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय कर दिया जाए। आगे है, फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैपथा क्रैकर संयंत्र का कहाँ प्रारंभ किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैपथा क्रैकर संयंत्र प्रारंभ किया गया था पानीपत में। पानीपत कहाँ है? वर्तमान के हरियाणा में। आगे है, भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। आगे है, भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू किया गया। आगे है, सार्वजनिक निजी साझेदारी जिसे हम पीपीपी या ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं, सार्वजनिक निजी भागीदारी या पीपी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई थी? पीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर निर्मित किए थे रेलवे लाइन, वो है गुजरात में, जिसमें सरकार और निजी दोनों की भागीदारी होती है, उसे हम पीपीपी मॉडल कहते हैं। आगे है, भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया? भारतीय आवासों के लिए सूचकांक वर्ष 2007 से प्रारंभ किया गया, कि जैसे जो घर बनाए जाते हैं उनके लिए एक मानक तैयार किया गया कि अगर आप ऐसी जगहों पे घर बनाते हैं तो कुछ रूल को आपको उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए रैंकिंग दी जाती है जिसे हम रेजिडेक्स कहते हैं। यह 2007 से प्रारंभ किया गया। आगे है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003 में। आगे है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। आगे है, राजकोषीय घाटे का क्या दुष्प्रभाव होता है? राजकोषीय घाटे से दुष्प्रभाव होता है कि मुद्रास्फीति का बढ़ना और सरकार के ऋण के भार में वृद्धि होती है। अर्थात जब मुद्रास्फीति होती है, अर्थात जब राजकोषीय घाटा होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और सरकार के ऋण भार में भी वृद्धि हो जाती है। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? अंग्रेजों ने भारत में अर्ध सामंतवादी व्यवस्था अपनाई थी, सेमी फ्यूडल अर्ध सामंतवादी व्यवस्था अपनाई थी, कि पूरी जिम्मेदारी वो नहीं लेते थे, बस शासन करना उनका मुख्य उद्देश्य था, अधिक से अधिक लाभ के लिए। आगे, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक जॉन रॉबिन्सन ने लिखी है। पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक है। आगे है, राष्ट्रीय
कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में अवस्थित है। आगे है विलियम डी नॉर्ड हॉस, विलियम डी नॉर्ड हॉस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया। तो फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FRBM एक्ट। कब आया था? 2003 में। लागू हुआ था 4 में। कहा गया है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा करने की बात किस समिति ने की थी? विजय केलकर समिति, जो कि तीसरी बनाई गई थी, उन्होंने मार्च 2004 में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि FRBM एक्ट जो 2003 में आया, उसके तहत आर्थिक समीक्षा या अर्थव्यवस्था की समीक्षा त्रैमासिक होनी चाहिए, हर तीसरे महीने में होनी चाहिए। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया था? पहली बार 2019 में प्रारंभ किया था, 23 दिसंबर को। तो क्या है ये ऑपरेशन ट्विस्ट? क्या है? RBI के द्वारा शुरू किया गया अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से एक प्रोग्राम है। आगे है गोल्ड हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। इसका अर्थ हम जानते हैं, जैसे कोई इंसान टीचर है, अब वो रिटायर हो गया है या कोई अन्य प्रोफेशन में है और रिटायर हो गए हैं, तो उनको टीचिंग करने का शौक है या कोई अन्य कार्य करने का शौक है, तो वो बिना किसी अन्य वेतन के, वो उनका इंटरेस्ट है या उनकी स्वेच्छा है कि वो कार्य करें, जिसे हम स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति कहते हैं। कि आप स्वैच्छिक सेवा करने से कभी निवृत्त नहीं हो सकते हैं। आगे है अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, किसकी बात की गई है? थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? J.M. कीन्स के द्वारा द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट नामक पुस्तक लिखी गई। आगे है दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में अवस्थित है। यहाँ पे एक नोट है कि द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 2002 में स्वीकृत किया गया था। पहला कब आया था? ये पेटेंट अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में। अभी हमने देखा था पेटेंट कानून 1972 में शुरू किया गया। आगे है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? अल्फ्रेड मार्शल की है। आगे है एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है, यही याद रखिएगा, और यह 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे है पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र काउंटर पार्ट इकोनॉमिक्स मुख्यतः किस पर आधारित होता है? पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र उत्पादन के दृष्टिकोण पर आधारित होता है। आगे है अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता शामिल होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता शामिल होता है। आगे है आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण सेक्टर थीसिस। कहा गया है कि आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? सेक्टर थीसिस के प्रतिपादक फिशर तथा क्लार्क हैं। आगे है ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है?
ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति है जब किसी फर्म को ना हानि हो रही हो और ना लाभ हो रहा हो, तो उसे हम ब्रेक इवन बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जब किसी फर्म को ना हानि हो और ना लाभ हो तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। आगे है, बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? बर्गसन मापदंड कल्याण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। वेलफेयरिक इकोनॉमी को हम बर्गसन मापदंड के द्वारा मापते हैं। बर्गसन मापदंड कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आगे यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों के बारे में बताया गया है। तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कहाँ होता है? आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां होती हैं। विदेशी मुद्रा, आरबीआई के स्वर्ण भंडार भी आरबीआई की मुद्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पे सरकार की एसडीआर, जिसे हम स्पेल ड्राइंग राइट राशि कहते हैं, वो भी विदेशी मुद्रा में आता है। और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि भी विदेशी मुद्रा के रूप में शामिल होता है। और ये फैक्ट हम देख ही चुके हैं कि विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर ने 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर शोध किया था। तो फ्रेंड्स, हमारा इकोनॉमी का ये आखिरी लेक्चर था और ये 14वां लेक्चर था जिसमें हमने विविध को कवर किया। चूंकि हमें महेश वाला सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर किए थे और यह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है, तो जितना दिया था हम उसको कवर कर चुके हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।